नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में डिस्कस करते हैं हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कई 5 में दिए गए टॉपिक्स को। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश के विधानमंडल से संबंधित टॉपिक पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य, विधानसभा के पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पहले प्रोटेम स्पीकर, वर्तमान के प्रोटेम स्पीकर, पहले नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी काम में आते हैं और मध्य प्रदेश स्तर की जो आप दूसरी परीक्षाएं देते हैं ना, वहां पर भी आपको उपयोगी सिद्ध होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसके बाद वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का शीर्षक है दोस्तों उच्च न्यायालय। हम पहले सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक को देख चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है। भारत की न्याय प्रणाली में जो स्वतंत्र न्यायपालिका का आधार है वो हम लोगों ने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, उसके बारे में भी चर्चा की थी। और समस्त प्रावधानों के बाद आज जब हम हाई कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे जो प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के जैसे ही हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमें भारत में अगर हम देखें कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायालय। वैसे ही हम लोग अगर राज्य स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट होता है। और ये व्यवस्था किसके अंतर्गत है दोस्तों? ये व्यवस्था हमें एकल न्याय प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश में एकल न्यायालय की व्यवस्था है। एकल न्यायालय में राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट संघ के न्यायालय के तौर पर दिखाई पड़ता है, राज्य स्तर पर देखें हाई कोर्ट दिखाई पड़ता है और उसके अधीन हम अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था को देखते हैं। हर एक स्तर पर, हर एक इकाई पर एक न्यायालय की व्यवस्था है, इसलिए एकल न्याय प्रणाली हम लोग देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम देखें तो भारत में सभी राज्यों में हमें हाई कोर्ट का सिस्टम देखने को मिलता है, किंतु भारत में हमें 25 हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हमें यहां पर 28 राज्य प्लस यहां हमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था देखने को मिलती है वर्तमान में। इन टोटल 36 इकाइयों में दोस्तों केवल 25 हमें हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर को कंप्लीट करके जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हाई कोर्ट हर राज्य में हर एक स्तर पर एक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद 25 की हम लोगों को संख्या देखने को मिल रही है। तो उसके लिए संविधान में क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, संबंधित चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत में संविधान में हाई कोर्ट से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 6 का अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 कहता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। 218 कहता है हाई कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट पर, यहां पर याद रख लीजिएगा, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। ये मिसप्रिंट है। आर्टिकल 218 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। 219 कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 कहता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि के प्रावधान। 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण। ठीक है, इन सभी आर्टिकल्स को आगे डिटेल में देखेंगे एक एक करके। कुछ और आर्टिकल्स जैसे 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 कहता है अपर, अपर को यहां पर आप अतिरिक्त कह सकते हैं, है ना, अतिरिक्त। और यहां पर अन्य दिया है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यहां देखो न्यायमूर्ति शब्द है 223 में और 224 में आपको न्यायाधीश की बात की गई, तो इन दोनों के अंतर को समझेंगे। 224 क जो है वो हाई कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है। 225 विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिता, उसके क्षेत्राधिकार की बात करता है। 226 हाई कोर्ट को कुछ मामले में रिट निकालने की शक्ति की बात करता है। 227 जो है ये सभी न्यायालयों के अधीक्षणों की हाई कोर्ट की शक्ति की बात करता है।
228 कुछ मामलों का हाईकोर्ट को अंतरण की बात करता है। 229 हाईकोर्ट के अधिकारी, सेवक और उनका व्यय की संबंध में प्रावधान करता है। 230 में हाईकोर्ट की अधिकारिताओं का यूनियन टेरिटरीज पर विस्तार की बात करता है। और 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो ये समस्त जो है वो हाईकोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 214 सबसे पहले देखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 214 भारतीय संविधान का कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। देखिए आपको आर्टिकल 1 to 4 अच्छे से याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की व्यवस्था को देखता है, वैसे 214 जो है वो हाई कोर्ट के लिए बात करता है। तो 1 2 का 4, 2 1 का 4 ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसके तहत कहा गया है कि भारत में जो राज्य हैं उनमें आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो हाई कोर्ट होगा ये राज्य स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट होगा। राज्य स्तर पर अगर कोई निर्णय आता है तो उस क्षेत्र में आप यहां पर जा सकते हैं बड़े न्यायालय के तौर पर। अगर हाई कोर्ट से संदर्भ में आपको किसी निर्णय पर संतुष्टि नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। लेकिन हमारे देश में प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। यहां एक ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 231 क्या कहता है। आर्टिकल 231 को 7वें संविधान संशोधन के साथ देखिएगा। 7वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 231 में भी बदलाव किए गए थे, ये याद रखिएगा। और ये कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल 36 इकाई हमें देखने को मिलती है। इनमें से हमारे देश में केवल 25 ही हाई कोर्ट हैं, जिसमें नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, नवीनतम आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो 25 क्यों है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 231 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ पढ़िएगा तो यहां पर क्या कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अब चूंकि 36 इकाई हैं लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके लिए हमारे देश में एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, देश में अगर हम पूरी व्यवस्था के तहत बात करें दोस्तों तो हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारे देश में 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। कितने? 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या अधिक राज्यों में देखने को मिलती है, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। ये 3 उच्च न्यायालय हैं। ये 3 उच्च न्यायालय कैसे हैं? जिनकी अधिकारिता 2 या अधिक राज्यों में है और ये सीधे सीधे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 231 में है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की हाईकोर्ट की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इसमें से दिल्ली का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछने वाला है? सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा देश में ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनका स्वतंत्र हाई कोर्ट है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक दिल्ली का और एक जम्मू कश्मीर का। इन दोनों के अपने स्वतंत्र आपको हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद बचे जो 6 हैं उन 6 की 6 हाई कोर्ट को आप दूसरे राज्यों से संबंध देखते हैं। जैसे अगर हम देखें अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है वहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है। ठीक है, वैसे मैं बोलूं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर केरल हाईकोर्ट लगता है। वैसे कहा जाए पुदुचेरी, ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर मद्रास हाईकोर्ट लगता है तमिलनाडु का। इसके बाद अगर देखें तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर आपको पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है ये यहां पर लगता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम दादरा नागर हवेली की बात करें या दमन दीव की बात करें, यहां पर हम लोगों को बंबई महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो दिखता पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था जहां पर दूसरे राज्य जो हैं उनके हाई कोर्ट का अधिकारिता का विस्तार देखने को मिलेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो सीधे क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा उत्तर। बराबर है कि नहीं है? वहीं जो गुवाहाटी है दोस्तों, ये हाईकोर्ट नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके लिए काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को आपके सवाल का उत्तर तो मिल चुका होगा कि भारत में हमको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था है। फिर हमारे यहां पर 25 हाईकोर्ट क्यों हैं? क्लियर हो गया? चलिए
तो यहां पर इस चीज को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला अनुच्छेद है 215। 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 129 के समान दिखाई पड़ता है। वहां सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के तौर पर स्थापित किया गया है, यहां पर हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के तौर पर स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनको एक आधार बनाकर लेखबद्ध रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। जब दूसरा कोई निर्णय दिया जाएगा तो उस निर्णय के संदर्भ में इसके निर्णय को रेफरेंस के तौर पर, आप आधार के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें निर्णय देते समय जो कोर्ट होते हैं वो कह देते हैं कि फलाना हाई कोर्ट ने फलाने केस में फलाने समय में ये निर्णय दिया था, इस आधार पर यह सही प्रतीत होता है। तो रेफरेंस के तौर पर आप हाई कोर्ट के निर्णयों को ले सकते हो, इसलिए हम लोग अभिलेख न्यायालय के तौर पर देखते हैं। अनुच्छेद 216 कहता है दोस्तों उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों के जब गठन की बात करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, कहता है कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अभी अन्य न्यायाधीश कौन होंगे तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है कि कितने अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर वो उच्च न्यायालय का गठन करता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के गठन में राष्ट्रपति का एक इंपॉर्टेंट रोल है। यहां अगर हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात कर ले तो यहां 36 न्यायाधीश मिलते हैं। इसको आप 35 + 1 के तौर पर देख सकते हो, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलाकर। तो यहां राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हम ये व्यवस्था देख रहे हैं कि उनकी स्वविवेक की शक्ति है कि कितने न्यायाधीशों को मिलाकर वो किसी राज्य के हाई कोर्ट का गठन करते हैं। मध्य प्रदेश में 36 है। जब हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का गठन हुआ था। याद रख लीजिएगा, रट दीजिए क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, 2 जनवरी 1936 को। अच्छा, किस आधार पर हुआ था? इसका गठन हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 108 के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का गठन हुआ। कहां होगा ये हाई कोर्ट? बिल्डिंग भवन की जब बात करेंगे तो राजा गोकुलदास जो थे इनका महल 1889 में बनवाया गया था। कहां बनवाया गया था तो याद रख लीजिएगा 1889 में, और इसके वास्तुकार थे हेनरी इरविन। 1956 तक हम देखें तो नागपुर जो है यहां भारत का हाई कोर्ट हुआ करता था, और बाद में फिर यहां हम लोग देख रहे हैं जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ भी हैं। 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया, और इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो जबलपुर में है इसकी खंडपीठ को स्थापित किया गया। और तीसरी खंडपीठ जो है वो भोपाल में प्रस्तावित है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मुख्य हमारे मध्य प्रदेश में पहले मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं वो एम हिदायतुल्लाह रहे, और एम हिदायतुल्लाह 1 नवंबर 1956 से 12 दिसंबर 1958 तक मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर काम करते हैं। वर्तमान में 26वें मुख्य न्यायाधीश विजय कुमार मालीमथ जी दिखाई पड़ते हैं, और मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। ये याद रख लीजिएगा कि न्यायाधीश थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, तो वो अभी नहीं है। हम किसका नाम देख रहे हैं? सरोजनी सक्सेना। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के गठन को लेकर क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछता है तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से बता देंगे दोस्तों। और आप लोगों को काम अलग क्या करना है, जब हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट देख रहे हैं तो मैंने कहा कि 26वें हाई कोर्ट जज के तौर पर हम यहाँ व्यवस्था को देख रहे हैं विजय कुमार मालीमथ के तौर पर। तो अन्य जो मुख्य न्यायाधीश रहे उनका नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, खासकर प्रारंभ के 3 और अंत के 3। ठीक है, इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पद की शर्तें। तो जब नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमारे देश में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यह सिलसिला चलता है लगभग 1999 तक। इसके पहले हम देखें 1993 में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विवाद आए थे, सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर जरूर देखिएगा।
हमारा जो YouTube चैनल है जहां पर आप जुड़े हुए हैं, यहां आपको यूनिट नंबर 5 की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के नाम से पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, उस लेक्चर को देखिएगा। वहां हमने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के विवादों को लेकर बात की थी कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वो परंपरा का उल्लंघन किया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे चुने जाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप 1993 में हमको कॉलेजियम सिस्टम देखने को मिला था, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 1999 से हम देखें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी कॉलेजियम व्यवस्था को देखा जाता है। कॉलेजियम में अन्य न्यायाधीश प्लस कितने अन्य न्यायाधीश, 4 प्लस एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको मिलाकर 5 जजों की पूरी टीम बनती है। इनके बहुमत के आधार पर न्यायाधीशों का नाम जो होता है वो जाता है सरकार के पास, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति महोदय संबंधित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनकी जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात तो हो चुकी है ना। अगर हम हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देख रहे हैं तो यहां पर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका परामर्श भी लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सरकार का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता, ये न्यायिक व्यवस्था है। मैंने 2014 के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने की बात की गई थी उस पर भी चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में, तो उसको भी देखिएगा डिटेल से। यहां समझ में आया कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। हटाया भी किसके द्वारा जाएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, योग्यता की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक लगातार एक या अधिक हाई कोर्ट में वकील के तौर पर काम करता है, विधि का ज्ञाता है, भारत का नागरिक है, तो उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर हम पदावधि की बात करें तो पदावधि जो है वो प्रारंभ में हमको 60 वर्ष दिखाई पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पदावधि वो तो 65 साल है, लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो पदावधि वो 60 वर्ष थी प्रारंभ में, लेकिन 15वें संशोधन 1963 के बाद हमें ये 62 वर्ष दिखाई पड़ती है। तो एग्जाम में पूछे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी होती है तो 62 वर्ष होती है, ये याद रख लीजिएगा। इनके व्यवस्था में हम देखें तो हमें ये चीज दिखाई पड़ेगी कि न्यूनतम आयु या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, अधिकतम सीमा जो है वो निश्चित की गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अनुच्छेद 218। इसमें एक और चीज समझ लीजिएगा कि जो सेवा शर्तें हैं ना, पद की सेवा शर्तें जो हैं, ये सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल तय करता है, राज्य विधानमंडल तय करता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट से संबंधित सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा, जिस भी राज्य का हाई कोर्ट है। 218 कहता है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध होते हैं जो हाई कोर्ट पर लागू होते हैं, उनका हाई कोर्ट को पालन करना पड़ता है। 219 कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है वो दिलवाई जाती है किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा कि यहाँ शपथ का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग राज्यपाल को देखते हैं। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा। एक्चुअल में यहां नियुक्ति की जब बात करेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है राष्ट्रपति, अब जब शपथ की बात करेंगे तो कौन दिखाई पड़ता है, राज्यपाल। तो थोड़ा सा लगता है कि यार राज्यपाल शपथ दिला रहा है, नियुक्ति इसके द्वारा की जा रही है। तो यहां पर एक बात देखनी पड़ेगी, या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता। तो ये राज्यपाल कौन होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। तो याद रखिए कि यहां पर राष्ट्रपति जी नहीं, राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ का कार्यक्रम किया जाता है। आर्टिकल 220 कहता है न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अगर आप एक बार न्यायाधीश रह चुके हैं तो आप किसी भी जगह पर वकालत का काम नहीं कर सकते, वकील का काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 221 कहता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। मैंने कहा था कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। तो यहां पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। वैसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में जहां 25 हाई कोर्ट हैं, वहां 25 हाई कोर्ट 25 विधानसभाओं के द्वारा वहां की सेवा शर्तों का निर्धारण होगा। यहां पर मध्य प्रदेश में
माना जाता है कि जो चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का, उसका वेतन होता है दोस्तों 2.5 लाख रुपया। और अगर मैं चीफ जस्टिस के बाद अन्य न्यायाधीश की बात कर लेता हूं तो अन्य न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के, इनका मासिक वेतन होता है 2.25 मतलब 2.25 लाख रुपया होता है। इसके अलावा गाड़ी, पेट्रोल, रहना, खाना सब इनको अतिरिक्त मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और डेवलपमेंट आपको याद रखने की जरूरत है, वो क्या कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर हैं, जब तक पद पर हैं तब तक राज्य की संचित निधि, जब तक पद पर है तब तक राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। और जब वो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार जो है वो उनके वेतन भत्तों का निर्वहन करती है, ध्यान रखिएगा। तो पेंशन जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन पद के दौरान जो वेतन होता है वो राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे न्यायालय में अंतरण, देखो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर दोस्तों राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, जहां वो चाहें, जहां जरूरत हो वैसे। अगला आर्टिकल है 223, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कार्यकारी तौर पर नियुक्ति की बात की गई है। मतलब मान लीजिए कि हाईकोर्ट जो उसके चीफ जस्टिस जो हैं वो अवकाश प्राप्त हैं, किसी भी परिस्थिति में, या तो मृत्यु हो जाए, बीमार हो जाए, घूमने गए, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं है उपस्थित, तो ऐसे में यहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति को आप देखते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 223 के तहत। आर्टिकल 224 कहता है अतिरिक्त। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीफ जस्टिस हैं प्लस अन्य न्यायाधीश हैं, इनका कामकाज भार जो है वो बढ़ गया है। अगर भार बढ़ गया है न्यायाधीशों का तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, और अगर कोई न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 224 में कार्यकारी न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो 223 में है, और अन्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो 224 में है। 224 ए कहता है उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए उच्च न्यायालयों की कभी कभी बैठक होती है, इनका कोरम पूरी नहीं हो पाती है, सलाह की जरूरत होती है, फिर देखा जाता है कि हाईकोर्ट के जो हाईकोर्ट के रिटायर जो जज होते हैं उनको इस गणपूर्ति के लिए बैठक में शामिल होने के लिए नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जो वर्तमान में है उनके परामर्श पर ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन वो केवल उस बैठक के लिए उपस्थित होते हैं, उनको आप हाईकोर्ट का न्यायाधीश टैग नहीं दे सकते, वो थोड़े समय के लिए उपस्थित होते हैं बैठक के लिए। अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट जो है उनकी कहां तक मुकदमों को सुनने का क्षेत्र है वो यहां पर देखा जाता है। जैसे इसमें कहते हैं कि अपीली क्षेत्राधिकार होता है, हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को अपील के तौर पर सुन सकता है। राज्य संबंधी जो सर्वोच्च मामले होते हैं वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं। अगर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत देखें तो रिट निकालने की शक्ति मौलिक अधिकार के संदर्भ में उल्लंघन में हाईकोर्ट के पास होती है दोस्तों। इसके अलावा ऐसे कई सारे मामले हैं राज्य स्तर के जो माना जाता है कि सीधे हाईकोर्ट को सुनना चाहिए, वो अनुच्छेद 225 में है। 226 हाईकोर्ट को न केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट निकालने की अनुमति देता है, बल्कि अनुच्छेद 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को रिट की पावर है उससे वृहद रिट की पावर हाईकोर्ट को 226 देता है। अन्य प्रशासनिक मामलों में भी हाईकोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकाल सकता है। 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षणों की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों की अध्यक्षता जो है वो हाईकोर्ट कर सकता है। अनुच्छेद 228 कहता है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण, कभी कभी ऐसा होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के जो कुछ मामले होते हैं वहां पर नहीं सुने जा सकते, तो ऐसे मामलों का अंतरण अनुच्छेद 228 के तहत हाईकोर्ट को कर दिया जाता है। अनुच्छेद 229 कहता है कि जो सेवा शर्तें होती हैं, जो व्यय होते हैं, वो राज्य विधानमंडल जो है वो तय करता है, और हाईकोर्ट को अपने अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार स्वयं है। जो भी इनकी सैलरी होती है वो राज्य सरकार की संचित निधि से दोस्तों दी जाती है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बराबर। इसके अलावा ये तो हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान होगा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के अंतर्गत आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान के अंतर्गत सिर्फ आप आर्टिकल याद रख लीजिए
ये आपके सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, अगर पूछेगा तो इनडायरेक्टली पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 233 का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उसके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण की बात करता है। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की बात करता है। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करता है। 236 निर्वचन की बात करता है। 237 कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू न होना ये प्रावधान करता है। तो ये आर्टिकल केवल याद रख लीजिएगा अधीनस्थ न्यायालय की दृष्टि से, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों का डिस्कशन करेगा तो उसे सत्र न्यायालय कहेंगे। जनरली क्या होता है कि आपको जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में कंफ्यूजन होता है, तो जब जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में आपको कंफ्यूजन हो तो ध्यान रख लीजिएगा कि जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, और वहीं अगर वो सिविल मामलों पर विचार करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। बस यही अंतर है जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश का। तो जिला न्यायाधीश को ही आप सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा, ये सभी प्रावधान थे हाईकोर्ट और भारत की अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था के संबंध में। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे लोग जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।